नमस्कार, हेल्थ गुरु में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल सिन्हा। जोड़ों में दर्द आज एक बड़ी समस्या बनती जा रही है। ये समस्या इसलिए भी गंभीर है क्योंकि हाल ही में इस समस्या से पीड़ित मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ी है, जिनमें ज्यादा उम्र के लोग तो शामिल हैं ही, साथ ही कम उम्र के लोग भी ज्वाइंट पेन के शिकार हो रहे हैं। इसलिए समस्या और भी गंभीर होती जा रही है, लेकिन आप इसके शिकार न हो, इसलिए आज हम अपने प्रोग्राम में इस पर चर्चा करेंगे और जानेंगे। साथ ही जॉइंट रिप्लेसमेंट की पद्धति और इसके प्रकार और तरीकों के बारे में भी जानेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हेल्थ गुरु। तो इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं होराइजन हॉस्पिटल रायपुर के डायरेक्टर और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन डॉक्टर पंकज द्विवेदी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर साहब, चूंकि आज हम बहुत गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं और एक ऐसा विषय जिससे लोग हमेशा बहुत हल्के में लेते हैं या उसे लेकर जागरूक नहीं होते हैं। सबसे पहले तो ये समझने की कोशिश करेंगे कितने प्रकार के जोड़ों के दर्द हो सकते हैं और आर्थराइटिस क्या है। आर्थराइटिस, अगर राहुल जी हम समझें, आर्थराइटिस है किसी भी जॉइंट का, जॉइंट यानी संधि। जॉइंट कब होता है? जब दो या दो से ज़्यादा मूविंग पार्ट्स हो। तो किसी भी संधि, किसी भी जॉइंट पे अगर इन्फ्लेमेशन और पेन आने लगे, उसे हम कहते हैं आर्थराइटिस। अब आपने बात करी आर्थराइटिस के प्रकारों की, तो देखिए टेक्निकली मेडिकल टर्मिनोलॉजी और उसमें कोनोटेशंस में बहुत प्रकार के आर्थराइटिस होते हैं, पर मैं आज दो पे ही रिस्ट्रिक्ट करूंगा क्योंकि इन्हीं का नंबर ज़्यादा है और इन्हीं से ज़्यादातर लोग परेशान होते हैं। एक होता है एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर, मतलब वक्त के साथ होने वाला घिसाव, जिसे हम कहते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस, और एक होता है गठियावाद, जिसे कहते हैं रूमेटॉइड आर्थराइटिस। रूमेटॉइड आर्थराइटिस में आपका ही शरीर, इट इज़ एन ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, मतलब आपका ही शरीर आपकी घुटनों को लुब्रिकेट करने वाली झिल्ली के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रहा है। तो इट कॉजेज रैपिड डैमेज टू ऑल जॉइंट्स। ऑस्टियोआर्थराइटिस ऑन द अदर हैंड ज़्यादातर करके घुटने और कूल्हे में रिस्ट्रिक्टेड होता है। तो आपने दो प्रकार बताए हैं और अब इससे ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो समस्याएं हैं, ये इसमें उम्र का कितना संबंध होता है। क्या उम्र, ज़्यादा उम्र में ही ये संभव है? क्योंकि हम देख रहे हैं अर्ली एज में भी आज लोग इस तरह से इस समस्या से पीड़ित हैं। जी, ज़्यादातर करके ऑस्टियोआर्थराइटिस जिसकी बात कर रहे हैं हम, वो है एज रिलेटेड वेयर एंड टेयर। तो ऑफ कोर्स हम ये उम्र के दूर के पड़ाव में, यानी लेट 50s अर्ली 60s में ही देखेंगे। रूमेटॉइड आर्थराइटिस ऑन दी अदर हैंड, अगर वो बहुत अर्ली इन लाइफ चालू हो जाए, यानी 20s में, ज़्यादातर करके 45 के बाद आता है, पर अगर अर्ली लाइफ में चालू हो, एग्रेसिव डिजीज़ हो, तो वो डिसेबलिंग आर्थराइटिस बहुत जल्दी करा देता है। इनफैक्ट अर्ली 30s में रिप्लेसमेंट की नौबत ला देता है। पर इस पॉइंट पे मैं दो और प्रकार के आर्थराइटिस यहाँ पे लाना चाहूँगा, क्योंकि आपने एज की बात करी। तो यंग ऑस्टियोआर्थराइटिस कई बार पोस्ट ट्रॉमेटिक ऑस्टियोआर्थराइटिस, अर्थात किसी को बचपन में या कुछ समय पहले चोट लगी, जॉइंट के पास लगी और उसको ठीक से अटेंड नहीं किया गया, यानी जॉइंट की सिमेट्री परफेक्शन के साथ रिस्टोर नहीं की गई, तो अब उनको बहुत जल्दी आर्थराइटिस होगा, तो यंग आर्थराइटिस हो जाएगा। दूसरा होता है पोस्ट सेप्टिक आर्थराइटिस सीक्वेले, यानी किसी को बचपन में कभी जॉइंट का इन्फेक्शन हो गया, वो जॉइंट को नुकसान पहुंचाता है, जॉइंट की ग्रोथ प्लेट को नुकसान पहुंचाता है, तो जॉइंट प्रॉपर्ली बना ही नहीं है, तो आगे जाकर के क्योंकि जॉइंट में सिमेट्री नहीं थी, वो एसिमेट्रिकल डिस्ट्रक्शन से अर्ली आर्थराइटिस कराएगा। तो इन दो कंडीशंस में हम अर्ली आर्थराइटिस देखेंगे और अर्ली ऑन मूव कर जाएंगे रिप्लेसमेंट की तरफ। ठीक। आनुवंशिक समस्याओं, क्योंकि हमने देखा बहुत सारी समस्याएं जो आनुवंशिक रूप से हमें पाई जाती है या मरीजों में पाई जाती है, तो क्या ये भी एक आनुवंशिक समस्या हो सकती है? बहुत ही अच्छा सवाल राहुल जी। आनुवंशिक समस्या का जो मुद्दा है, वो हमारे छत्तीसगढ़ के अंचल में बहुत ज़्यादा मायने रखता है। क्यों? क्योंकि हमारे इस अंचल में सिकल सेल डिसऑर्डर बहुत पाया जाता है और वो कुछ कम्युनिटीज में रिस्ट्रिक्टेड है। तो जिनको सिकल सेल डिजीज होता है, उनमें एक विशेष प्रकार की बीमारी होती है जिसे कहते हैं एवास्कुलर नेक्रोसिस ऑफ फीमोरल हेड, अर्थात कूल्हे के जॉइंट में जो फीमर, हमारी जांग की हड्डी का सर होता है, उसकी ब्लड सप्लाई कट ऑफ हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये ब्लड सेल्स गोल ना होकर के, बाइकॉनकेव ना होकर के, तस्तरी नुमा ना होकर के हसिया के शेप के होते हैं और ये आखिरी वाली ब्लड वेसल्स जो होती हैं उसमें फंस जाते हैं। तो एवास्कुलर
वेस्कुलर नेक्रोसिस यानी खून बंद हो जाने के कारण मृत्यु हो जाना। किसका? फीमर के हेड का। ये जो जांग की हड्डी हम देख रहे हैं, जांग की हड्डी का ये सिरा मर जाता है, तो इससे ऑस्टियोआर्थराइटिस। अब जब ये आड़ा टेढ़ा होकर मरता है तो ये एस्टेबुलम यानी इस एंड को भी खराब करता है और बहुत जल्दी ऑस्टियोआर्थराइटिस हो जाता है और हमको रिप्लेसमेंट करवाना पड़ता है इसमें। जी जी, तो ये आप बहुत अच्छी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर साहब, क्योंकि हमारे जो छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो एक विशेष वर्ग हमने सिकल सेल की समस्या देखी है, और जब ये सिम्टम्स नज़र आ रहे हैं कितने जल्दी आपको डॉक्टर के पास पहुंचना होगा, क्योंकि आज इस प्रोग्राम को बहुत सारे हमारे दर्शक देख रहे हैं और वो दर्शक भी ज़रूर देख रहे होंगे जो कि इस समस्या से कहीं ना कहीं प्रभावित होते जा रहे हैं या उनमें सिम्टम्स दिखने शुरू हो चुके हैं और सिकल सेल के हो सकता मरीज हो, तो उनमें कितने जल्दी डॉक्टर तक पहुंचना होगा और सबसे पहले शुरुआती दौर में क्या इसका ट्रीटमेंट होता है? राहुल जी, बहुत ही बढ़िया सवाल है ये कि सिकल सेल डिजीज वाले क्या कर सकते हैं। उनको अपनी दवा रेगुलरली खानी है। सिकल सेल क्राइसिस में उनको अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल में एडमिट होना है, हाइड्रेशन और जो भी बेसिक ट्रीटमेंट होता है सिकल सेल क्राइसिस का वो कराना है। बेसिकली हम अगर सिकल सेल का मेडिकल ट्रीटमेंट ठीक से करेंगे तो हम एवीएन से बच सकते हैं, लेकिन एक बार एवीएन हो गया तो इट इज अ प्रोग्रेसिव, क्योंकि नेक्रोसिस अर्थात मृत्यु हो जाती है, अब वो रिवर्सिबल नहीं है, इट इज अ इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो वहां तक हम पहुंचे ही नहीं। हम मेडिकल मैनेजमेंट ऑफ सिकल सेल डिजीज परफेक्शन के साथ करें, दवाइयां खाएं, बस इतना ही। जॉइंट रिप्लेसमेंट की हम बात करें डॉक्टर साहब, जॉइंट रिप्लेसमेंट को हमने देखा है कि ज़्यादातर लोग जो हैं अवेयर नहीं होते हैं डॉक्टर के पास तुरंत जाना है या ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी शुरू करना है, इसे लेकर, क्योंकि हमने देखा ये पुराने दौर से ही चला आ रहा है कि जितना हो सके इसे टाल दिया जाए, और जब वर्स्ट कंडीशन हो जाती है, रिकवरी बहुत देर हो जाती है जिसमें संभावना बहुत कम होती है, उस समय लोग डॉक्टर के पास पहुंचते हैं। ऐसे मरीज को आप क्या कहेंगे? देखिए, इसमें मैं एक एग्जांपल देना चाहूंगा बॉइलिंग फ्रॉग वाला, कि जैसे एक मेढक को आप गर्म पानी में डालेंगे तुरंत उछल के बाहर आ जाएगा, लेकिन धीरे 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 गर्म करते जाएंगे तो उसी में उसकी मृत्यु हो जाएगी। तो आर्थराइटिस क्योंकि एक स्लो प्रक्रिया है और धीरे धीरे होती है, तो पहले हम 5 किलोमीटर चल पाते थे, धीरे से घट के वो 3 किलोमीटर हुआ, फिर वो घट के 1 किलोमीटर हुआ, और ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हुआ। तो हम कहने लगते हैं कि अब तो हम बूढ़े हो रहे हैं, अब कोई बात नहीं, अब हम ये एक्सेप्ट करेंगे, अब हम घर में ही रहेंगे, अब हम घर में भी सिर्फ अपने बेडरूम से बाथरूम तक जाएंगे, और फिर हालत ऐसी हो जाती है कि हम बाथरूम भी नहीं जा पाते। तो हमने अपने प्रोडक्टिव ईयर्स ऑफ लाइफ वेस्ट कर दिए। अब जब हम बाथरूम नहीं जा पा रहे हैं, हम 65, 70, 75 साल के हो चुके हैं, और अब जॉइंट रिप्लेसमेंट तो कराना पड़ेगा। पर उन सालों का क्या, 55 से 75 का क्या, जब हम वैष्णो देवी जा सकते थे, ट्रैकिंग कर सकते थे, दुनिया जहान की जगहों को घूम सकते थे, अपनी जिंदगी को पूरे जोश से जी सकते थे। तो आप ऐसा ना करें, इतना लेट ना करें। तो जब आपको तकलीफ आना शुरू हो तो पहले आप कसरतें सीखें, जो रिक्विजिट दवाइयां हैं वो खाएं, और कोशिश करें कि जॉइंट रिप्लेसमेंट टल जाए। लेकिन अगर ऐसी नौबत आ ही जाती है जहां पे कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ कार्टिलेज हो गया, यानी कि ये देखें, जॉइंट को स्मूथली चलाने के लिए जो 3 लेयर्स होती हैं, एक ये सबकॉन्ड्रल लेयर हुई, फिर ये मेनिस्कस हुए, और फिर यहाँ की सबकॉन्ड्रल कार्टिलेज हुई। जब ये टोटली डिस्ट्रॉय हो गई, एक हड्डी दूसरी हड्डी से रगड़ रही है, अब इसमें कोई दवाई काम नहीं करेगी, कोई एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, उस समय एक्सरसाइज काम नहीं करेगी, उसमें अब कोई एक्सरसाइज काम नहीं करने वाली, कोई दवा काम नहीं करने वाली। अब टाइम आ गया है कि हम जॉइंट रिप्लेसमेंट करवाएं और अपने प्रोडक्टिव ईयर्स को लूज ना करें। ठीक है, आप बता रहे हैं कि जॉइंट रिप्लेसमेंट के पहले जब शुरुआती दौर में कुछ ऐसी एक्सरसाइज या कुछ ऐसी व्यायाम या कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं, वॉकिंग हो सकती है, क्या इनसे शुरुआती दौर में रिकवरी पॉसिबल है कि डॉक्टर के पास सीधे जाने से ही ट्रीटमेंट हो पाएगा, या इन सब चीज़ों से भी काफ़ी हद तक ठीक किया जा सकता है? मैं इससे भी थोड़ा पीछे ले जाना चाहूंगा राहुल जी आपको, कि क्या करें कि ऐसी नौबत ही ना आए। तो देखिए, स्पेशली ये बहुत रेलेवेंट है आज के कॉन्टेक्स्ट में, क्योंकि जिस दौरान हमारी ग्रोथ हो रही होती है, उस दौरान जो हमने बोन मास इकट्ठा करेंगे, हम जो कार्टिलेज और सबकॉन्ड्रल कार्टिलेज का मास इकट्ठा करेंगे, उसी से हमको जिंदगी बितानी है। तो अब जब आप जितना खेलकूद करेंगे, मतलब ग्रेविटी बेस्ड फीडबैक जितना ज्यादा आता है, मतलब दौड़ना, भागना, कूदना, उतनी अच्छी सबकॉन्ड्रल कार्टिलेज, उतने अच्छे मेनिस्काई डेवलप होते हैं, जो आपके जीवन भर की जमा पूंजी का काम करते हैं, और जितने अच्छे होंगे वो पूरा आपका जीवन निकाल देंगे। लेकिन फर्ज करिए हमने बहुत खेला कूदा नहीं, हमने एक सब ऑप्टिमल कार्टिलेज और सब ऑप्टिमल मेनिस्कल सिस्टम डेवलप किया है, तो हम आगे क्या कर सकते हैं? अब क्या करें? बचपन में तो नहीं खुले कूदे। तो
स्पेसिफिक सेट ऑफ एक्सरसाइजेज हैं जिसके लिए आपको एक बार डॉक्टर से मिलना पड़ेगा। वो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट के पास पुट अप करेंगे और जो जो डेफिशिएंसीज आपके मसल्स में आ रहे हैं उसके हिसाब से आपको एक्सरसाइजेज बताएंगे। ज़्यादातर जब इस समय हमसे लोग मिलते हैं तो लोग बड़े रिलक्टेंट होते हैं। किसी का कहना होता है कि हम जिम तो जाते हैं डॉक्टर साहब, कोई कहता है मैं तो इतना वॉकिंग करता हूँ, मैं इतनी रनिंग करता हूँ, पर वो आपकी प्रॉब्लम को नहीं सॉल्व करने वाला। ये बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जो आप ना जिम में करते हैं, ना दौड़ने से, ना घर का काम करने से उन मांसपेशियों के करेक्शन की संभावना है। वो एक्सरसाइज आप सीखें, करें और आपको फर्क साफ दिखेगा। कैसे पता चलेगा, आप कैसे समझेंगे कि वो एक्सरसाइज खास तौर पर इन्हीं हड्डियों के जो जॉइंट्स हैं वहाँ के मस्कुलर्स को मजबूत करने के लिए, ये कैसे पता चलेगा डॉक्टर साहब? इसके लिए जब आप आएंगे, आपके डॉक्टर एग्जामिन करेंगे, आपके फिजियोथेरेपिस्ट के साथ मिलकर के जो भी इम्बैलेंसेस हैं उसको चार्ट आउट करेंगे और बहुत स्पेसिफिक एक एक्सरसाइज रूटीन फॉर हिप के प्रॉब्लम्स हैं तो हिप के लिए और नी के प्रॉब्लम्स हैं तो नी के लिए आपको सिखाएंगे, बताएंगे। हो सकता है शुरुआती कुछ दिन आपको आना पड़े, 3 से 4 दिन, और उसके बाद ये एक्सरसाइजेस आपको घर पे ही करनी है। बिल्कुल। अब चूंकि हम युवाओं की बात कर रहे हैं, एक्सरसाइज की बात कर रहे हैं, नियमित व्यायाम की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, युवाओं में पिछले कुछ दिनों से ये समस्या काफ़ी बड़ी है। इसके पीछे क्या एक तो बड़ी वजह लाइफस्टाइल है, जो खान पान है युवाओं का, और जैसा आप बता रहे हैं कि स्पोर्ट्स के प्रति अब युवाओं में वैसी जागरूकता बहुत कम देखने को मिलती है, तो क्या एक बड़ी वजह ये भी हो सकती है? और लगातार इस तरीके के मामले बढ़े हैं, आपके पास भी कुछ इस तरह के केसेस आएंगे डॉक्टर साहब? जी, युवाओं में देखिए, छत्तीसगढ़ में स्पेसिफिकली मैं फिर से रीएम्फसाइज करना चाहूँगा कि हमने 21 साल के बच्चों का भी जॉइंट रिप्लेसमेंट किया है, हिप रिप्लेसमेंट, क्योंकि वो एवास्कुलर नेक्रोसिस के शिकार हुए हैं। यंग नी रिप्लेसमेंट्स भी हमने किए हैं। वो मैंने जैसे पहले आपको बताया था, वो शिकार थे पुअर करेक्शन ऑफ ट्रॉमेटिक आर्थराइटिस के, मतलब जॉइंट के आसपास फ्रैक्चर हुआ और लोगों ने कहा कि अरे ये तो ठीक है, ये प्लास्टर में ठीक हो जाएगा, या लोगों ने जाकर के उसका आयुर्वेदिक इलाज वो लेप वगैरह से कराया, सीधा करके छोड़ दिया और उसमें प्रॉपर जॉइंट सिमेट्री रिस्टोर नहीं हुई। जॉइंट की सिमेट्री एकदम परफेक्शन के साथ अगर रिस्टोर नहीं होगी तो देखिए कॉमन सेंस है, 2 मूविंग पार्ट्स हैं, अगर इनमें से कोई भी खुरदुरा या आड़ा टेढ़ा हुआ तो फिर डैमेज होना तय है। तो यंग लोगों में ये कारण रहे हैं जिनकी वजह से ये रिप्लेसमेंट करना पड़ा। एक और इंटरेस्टिंग कारण होता है लिगामेंट इंजरीज, मतलब स्पोर्ट्स इंजरीज, जिसमें जनरली घुटने में ACL और PCL यानी एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट और पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट की इंजरीज हो जाती हैं। ये इंजरीज होने से घुटना अनस्टेबल तो होता है लेकिन आपके काम नहीं रुकते। आप ऑफिस जा सकते हैं, थोड़ी मोड़ी दौड़ भाग भी कर सकते हैं, सीढ़ी चढ़ सकते हैं। ये कुछ ऐसा ही है कि जैसे गाड़ी का का व्हील अलाइनमेंट एंड बैलेंसिंग गड़बड़ हो गई हो। आप गाड़ी को 100 किलोमीटर प्रति घंटा पे भी दौड़ाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो चक्के साल भर में बदले जाते वो हो सकता है 3 महीने में बदलने पड़ जाए। तो जो जॉइंट रिप्लेसमेंट 60 साल की उम्र में होना था वो 35 या 36 साल में हो रहा है। तो ये भी आपने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया। तो जब आपको डायग्नोस अगर कोई करता है या आप चोट लगने के बाद दिखवाते हैं और लिगामेंट इंजरीज आपको बताई जाती हैं, तो अगर आपको सर्जिकल ऑप्शन दिया जाता है तो प्लीज गो फॉर करेक्शन। चलिए, तो सर्जिकल ऑप्शन अगर आपके पास है तो जल्द से जल्द आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। और जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि कम उम्र में अगर सर्जरी कराएंगे तो उसका ज़्यादा फायदा आप ले पाएंगे, और जितनी ज़्यादा उम्र बढ़ती जाएगी उसके बाद उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी बढ़ते जा रहे हैं जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं, और उसकी रिकवरी के चांस भी बहुत ज़्यादा नहीं रह जाते। डॉक्टर साहब यही आप कहना चाह रहे हैं? नहीं, देखिए, एज के बाद भी रिकवरी तो होती है, लेकिन आपने अपने हेल्दी ईयर्स गंवा दिए। जॉइंट रिप्लेसमेंट जिसे लोग जागरूक नहीं होते जिसे लेकर, और बहुत जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि बहुत समय वो इंतज़ार करते हैं उसके बढ़ने का, और उसके बाद जब उस पर जाते हैं तो ये बहुत उसमें कॉम्प्लिकेशंस भी आ सकते हैं, कुछ चीज़ें और उसमें बदल सकती हैं, और अपना एक बहुत अच्छा जीवन है वो कहीं ना कहीं उस वजह से वो उसे बर्बाद कर सकते हैं या उसे एंजॉय नहीं कर पाते। डॉक्टर साहब ये कहना चाह रहे हैं। डॉक्टर साहब, चूँकि हम रिप्लेसमेंट की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, तो फिलहाल क्या क्या ऑप्शंस हमारे यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में, और होराइजन हॉस्पिटल में क्या क्या ऐसे ऑप्शंस हैं, सुविधाएं हैं जिस पर लोग इसका इलाज करवा सकते हैं, सर्जरी करवा सकते हैं? बहुत ही बढ़िया सवाल है राहुल जी। और जनरली जो लोग आते हैं वो थोड़ा होमवर्क करके आते हैं इंटरनेट से, गूगल से, और ये एक बहुत कॉमन सवाल है। तो सबसे पहले मैं एड्रेस करना चाहूँगा हिप रिप्लेसमेंट के लिए, क्योंकि वो ज़्यादा कॉन्टेक्सचुअल है हमारे इस छत्तीसगढ़ के अंचल के लिए। तो देखिए, हिप रिप्लेसमेंट में हमने करा क्या, जो डैमेज सर्फेसेस थे, फीमर का ये वाला बॉल और एस्टाबुलम का ये डैमेज सरफेस, इसको हमने रिप्लेस किया। हमने क्या किया, ये वाले डैमेज सरफेस को पे ये इम्प्लांट लगाया फीमर,
जिसमें फीमरल हेड, नेक और ये इम्प्लांट है, और ये एस्टाबुलर सरफेस है, इस पे हमने ये वाला इम्प्लांट। तो इस तरह से दोनों डैमेज सरफेसेस को हमने रीसर्फेस कर दिया। और साधारण भाषा में समझाना चाहूँ तो समझिए जैसे आरसीटी करके आप कैपिंग लगाते हैं दांतों में, ये दो एंड्स हैं तो इसलिए दोनों तरफ से कैपिंग कर दी। अब इसमें क्या ऑप्शंस हो सकते हैं? देखिए, एक होता है बेसिक डिफरेंस होता है सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड। ये सवाल सब लोग पूछते हैं, जो भी आते हैं वो सबसे पहले जानना चाहते हैं कि हम सीमेंटेड करेंगे, अनसीमेंटेड करेंगे, ये करेंगे तो वो क्यों नहीं करेंगे। तो सीमेंटेड और अनसीमेंटेड पहले हम समझते हैं। सीमेंटेड का मतलब कि इधर और इधर लगे हुए जो इम्प्लांट्स हैं ये बोन के साथ चिपकेंगे कैसे। तो ये सीमेंट साधारण सीमेंट नहीं है, ये PMMA अर्थात पॉलीमिथाइल मेथ एक्राइलेट सीमेंट है, जिसे बोन सीमेंट कहते हैं साधारण भाषा में। ये एक फिलर का काम करता है, मतलब जब ये ठंडा हो, मतलब ये गर्म स्थिति में डाला जाता है और जब ये ठंडा होता है तो ये 2 mm एक्सपैंड कर जाता है। तो इससे क्या हुआ कि एक बहुत ही टाइट कंजंक्शन बन जाता है दो सरफेसेस के बीच में। मतलब मैंने अपना ये इम्प्लांट मैंने सीमेंट डाला, सीमेंट के ऊपर इम्प्लांट डाला, और जब वो सीमेंट ठंडा हुआ तो वो 2 mm से एक्सपैंड कर गया, तो अब ये बहुत टाइट फिट बन गया ना। सेम चीज यहां पे भी किया जा सकता है। तो दिस इज अ सीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। जब हम सीमेंट को ना यूज करें फिक्सेशन के लिए, बल्कि इन सरफेसेस के रफ एंड्स जिसमें आगे चल के बोन की ग्रोथ हो जाएगी उसको यूटिलाइज करेंगे, तब बनता है अनसीमेंटेड हिप रिप्लेसमेंट। एंड फाइनली देयर इज अ थर्ड टाइप ऑफ रिप्लेसमेंट विच इज कॉल्ड हाइब्रिड। वो पेशेंट की स्पेशल कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो क्या करते हैं, कई बार हम यहाँ पे सीमेंटेड और यहाँ अनसीमेंटेड, या यहाँ सीमेंटेड और इधर अनसीमेंटेड इम्प्लांट्स को यूज करते हैं, तो दैट इज अ हाइब्रिड सेटअप। तो दिस इज बेसिकली सीमेंटेड एंड अनसीमेंटेड। अगर वक्त हो तो मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा कि देयर कैन बी फर्दर मॉड्यूलरिटी, मतलब सीमेंटेड अनसीमेंटेड तो बेसिक डिफरेंसेस हो गए। फिर ये शेल और ये हेड, इसकी भी मॉड्यूलरिटी होती है। मतलब इसमें हम मेटल यूज कर सकते हैं, सिरामिक यूज कर सकते हैं। इस एंड पे एस्टैबुलर सरफेस पे हम सिरामिक यूज कर सकते हैं, और UHWMPE अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन यूज कर सकते हैं। सो दीज आर द वेरियस कॉम्बिनेशंस। इसमें बहुत कुछ डिपेंड करता है पेशेंट की कंडीशन पे, एज पे, उसकी बेसिस पे ये इम्प्लांट सिलेक्शन एंड चॉइसेस होते हैं। तो आपने बताया जो प्रकार जो बताए डॉक्टर साहब, ये प्रकार मतलब एज की आप बात कर रहे हैं, तो क्या ये हर उम्र में, जैसा बता रहे कि अलग अलग एज में, तो कौन सी सर्जरी या कौन सा ट्रीटमेंट किस एज में और कौन सा ट्रीटमेंट किस एज में, ये भी मतलब ये सवाल थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, पर एक रूल ऑफ थंब ऑडियंस को देने के लिए, यंग लोगों में अनसीमेंटेड, ओल्ड लोगों में सीमेंटेड। क्यों? ओल्ड लोगों में हम जल्द से जल्द उनको बिस्तर से बाहर निकालना चाहते हैं, वरना उनको बेड सोर्स होने का, छाती के इन्फेक्शन होने का और तरह की प्रॉब्लम्स होने के लिए, और उनसे हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो एक टांग पे चलें और वॉकर से चलें, तो वो पूरा वजन दे करके चल सकें। तो उनके लिए हम कोशिश करते हैं सीमेंटेड हिप की। और यंग लोगों से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो वॉकर से चलें, इस पर वजन ना डालें 6 हफ्ते तक, जब तक हड्डी उसमें उग करके उसका इंटीग्रेट होकर उसका हिस्सा नहीं बनती, तब तक वो नॉन वेट बेरिंग रहें। तो यंग लोगों में हम अनसीमेंटेड चूज करते हैं, बट दीज आर जस्ट रूल ऑफ थम्स, देयर आर लॉट ऑफ इंट्रिकेसीज। और इसी तरह से नी रिप्लेसमेंट में भी हमारे पास 2 तरह के ऑप्शंस होते हैं। एक होते हैं जहां पे 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक कंपोनेंट फीमर यानी जांग की हड्डी के सिरे के लिए, एक कंपोनेंट टिबिया यानी कि नीचे वाली हड्डी जो है उसके लिए बेस प्लेट, और इन दोनों के बीच में अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन। तो दिस इज वन कंस्ट्रक्ट जहां पे हमारे 3 पार्ट्स हुए। देयर इज अनदर कंस्ट्रक्ट जहां पे ऊपर यहां पे तो टाइटेनियम लगता है, लेकिन बेस प्लेट नहीं रहती टिबिया की, पूरा का पूरा हम पॉली ले लेते हैं, यानी अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीइथाइलिन, दैट इज 2 पार्ट रिप्लेसमेंट। तो ये 2 तरह के नी में रिप्लेसमेंट्स होते हैं। ठीक है, रिप्लेसमेंट की आपने जानकारी दी डॉक्टर साहब। कितना वक्त देना पड़ता है, और क्या हॉस्पिटलाइज होना पड़ता है, या एक ऑपरेशन के बाद घर पर रहकर इसको ट्रीटमेंट को आगे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है, ये भी थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए आप। जी, आप जब जॉइंट रिप्लेसमेंट कराते हैं तो आप 3 से 4 दिन की भर्ती देख रहे हैं। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि डिपेंड करता है भाई आपको डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, हाइपोथायराइड, तो उन सब चीज़ों के लिए प्री ऑपरेटिव ऑप्टिमाइजेशन, मतलब आप जब भर्ती होंगे तो उनका करेक्शन किया जाएगा, तो 1 दिन शायद उसमें जा सकता है। और अगर ये सभी नहीं है तो ये दिन आपका बचता है, तो फिर आप 3 दिन पकड़ लें, अदरवाइज 4 दिन पकड़ लें। और उसके बाद जब आपकी छुट्टी होती है तो 10वें से 12वें दिन पे टाके कट जाते हैं, उसके बाद नहाना धोना शुरू हो जाता है। और
12 से 15 दिन में वॉकर छूट जाता है। कुछ लोग हफ्ते भर के लिए छड़ी लेते हैं, कुछ लोग नहीं लेते हैं। और इसकी जो भी एक्सरसाइजेज हैं, जब आप हॉस्पिटल में भर्ती रहेंगे तब आपको सिखा दी जाएंगी, तो वो घर पे ही करनी है। तो ऐसा कोई चक्कर नहीं है कि आपको फिजियोथेरेपिस्ट को बुलाना है या हॉस्पिटल में आके कराना है। तो दिस इज ऑल इट इज़। बिल्कुल, बहुत ही सरल तरीके से आपने बताया कि 3 से 4 दिन का जो वक्त है वही सर्जरी का है। बाकी सारी चीज़ें आपके रिकवरी के टाइम होती हैं और वो आपके हेल्थ के ऊपर या आपके पर्सनैलिटी के ऊपर डिपेंड करता है कितने जल्दी आप रिकवर करते हैं। बस एक और सवाल डॉक्टर साहब, जो अंतिम सवाल है, बहुत ज़रूरी सवाल है, इसमें खर्च कितना आता है? क्योंकि एक मरीज़ जब आता है सोच कर आता है कि मैं अगर सर्जरी करा रहा हूँ तो मुझे इतने से इतना खर्च आएगा, वो एक प्लानिंग से आता है। देखिए, अभी सरकार ने इम्प्लांट्स को DPCO के अंदर ले रखा है, जिसकी वजह से काफ़ी प्राइस कंट्रोल आ गया है। बट स्टिल देयर आर वेरिएबल्स, जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें बहुत सारे सीमेंटेड, अनसीमेंटेड, मेटल ऑन मेटल, मेटल ऑन पॉली, बहुत सारे कॉम्बिनेशंस होते हैं। पर और फिर कंपनीज के रेट्स में भी थोड़ा सा वेरिएशन है, क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। मतलब आपका प्रोसेसिंग प्लांट कितना बड़ा है, फिनिशिंग आप कैसी दे रहे हैं, उसकी लाइफ कैसे रहेगी, उसमें जो मेटल्स का कॉम्पोजिशन है उसका क्या क्वालिटी कंट्रोल है, तो इसलिए प्राइस वेरिएबल है। तो प्राइस वेरिएबल इज चीफली बिकॉज ऑफ द इम्प्लांट दैट इज बीइंग यूज्ड या इम्प्लांट का कॉम्बिनेशन। आप जैसे रफली आप 1.5 से 2 लाख रुपए के बजट में ऑल इंक्लूसिव इस सर्जरी को मान सकते हैं। तो बहुत बढ़िया जानकारी दी डॉक्टर साहब आपने कि क्या होता है, ये समस्या क्या होती है उससे, और उसके अलावा क्या क्या ऑप्शन हो सकते हैं, किस तरीके से इसमें सुधार किया जा सकता है। बहुत सरल तरीके से आपने समझाया डॉक्टर साहब। और जॉइंट रिप्लेसमेंट बहुत ज़रूरी है। डॉक्टर साहब ने जैसे कहा कि लोग इंतज़ार करते हैं कि अभी नहीं, कुछ दिन बाद, फिर कुछ दिन बाद। और जैसे डॉक्टर साहब ने बहुत ही सरल तरीके से बताया, आदमी पहले 10 किलोमीटर चलता है, फिर 7 किलोमीटर चलता है, फिर 4, ऐसा करते करते उसकी एक सीमा भी होती है, वो कम होती जाती है, यानी कि समस्या बढ़ती जाती है। और इस वजह इतने दिनों तक रुकना नहीं है, आपको डॉक्टर साहब के पास पहुंचना है या जो भी संबंधित अस्पताल में आपको पहुंचना है और अपना इलाज करवाना है। सर्जरी सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, वो करवानी है। डॉक्टर साहब इतनी अहम जानकारी दी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। तो आज हमने हेल्थ गुरु में चर्चा की है जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में। डॉक्टर पंकज द्विवेदी जो कि होराइजन हॉस्पिटल के डायरेक्टर हैं और जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हैं, और जिस तरीके से बता रहे थे कि आज हमारे छत्तीसगढ़ में ही ये सुविधा, ये सर्जरी उपलब्ध है, ऐसे में आपको कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। एक ऐसे ही विषय को लेकर हम आपके सामने फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।